हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड टेक ऑनलाइन। तो आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग डालने जा रहे हैं फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका पार्ट नंबर 3 है। तो इससे पहले हम लोग ने 2 पार्ट डाल चुके हैं, उसके अंदर 25 प्लस क्वेश्चन, मतलब कि 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में तो कवर अप कर चुके हैं। तो आगे के वीडियोस हम लोग, आज का जो वीडियो वो रहेगा हमारा सेट 3, जो रहेगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के ऊपर, जो कि मैक्सिममली रिलेटेड रहेंगे जो फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट के एग्जामिनेशन में, सीबीटी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन, उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कोर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो एफएसएस है, जूनियर एनालिस्ट और फूड एनालिस्ट की एग्जामिनेशन हर साल की जाती है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है क्वालिफाइंग नेचर की होती है, जिसके ऊपर हम लोग ने हमारे चैनल पे डिटेल वीडियो डाला है। तो उसी के लिए हम लोग ने, मैंने पहले जैसे आपको बताया था कि हमने कोर्स भी लॉन्च किया है अभी, जो कि जस्ट हमारे एप्लीकेशन पे, मतलब आप प्ले स्टोर में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाके हमारे एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से जाकर आप चेक कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन का लिंक, जहां पर आपको प्ले स्टोर पे डायरेक्ट करके आप वहां से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको जितने भी अच्छे अच्छे लीड ऑडिटर्स और एफएसएसआई के फूड एनालिस्ट और बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के पास आउट्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के द्वारा ये वाला कोर्स, पीएचडी पास आउट बोल सकते हो आप, उनके उनके द्वारा ये कोर्स बनाया गया है। और इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में आपको हर एक जितने भी सब्जेक्ट, जैसे कि फूड केमिस्ट्री हो गया, फूड माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एफएसएसआई के गाइडलाइंस हो गए, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हो गए, बाद में और भी जितने भी 8-7 सब्जेक्ट्स है उसके बारे में मिलेगा। बाद में इसमें आपको मिलेंगी 5 ई बुक्स। ठीक है, 5 बुक्स मिलेंगी। और आईएमपी एमसीक्यूज, मतलब कि जैसे कि आप देख रहे हो हमारे इस चैनल पे, यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वीडियो डालते हैं, वैसे ही आपको और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियोस मिलेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो एग्जामिनेशन है फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट का, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, मतलब कि इसका मीनिंग ये है कि क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब कि इस एग्जाम में आपको टॉप करने की जरूरत नहीं, बस आपको एक पर्टिकुलर एक क्वालिफाई करना होता है इस एग्जामिनेशन को। तो इसके अंदर क्या है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर अप कराते हैं। ठीक है, बाद में इसी के साथ एक और फैसिलिटी भी है कि डिस्कशन ग्रुप में भी आप रहोगे, जहां पर आपकी क्वेरी बहुत जल्दी रिजॉल्व कर ली जाएगी हमारे एक्सपर्ट्स और ट्यूटर्स के द्वारा। तो इसके बारे में आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको ये कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। तो इसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, जो कि है 7020968581, और आप हमारे ईमेल आईडी जो कि foodtechonline2022 के ऊपर भी मेल कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से आप जाइए, एनरोल कीजिए। आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है कोर्स से रिलेटेड, जो कुछ भी क्वेरी, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पे हमसे पूछ सकते हो, या तो एप्लीकेशन जाके डाउनलोड करके आप पेमेंट करके भी क्लासेस अटेंड करना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो बेसिकली हम, ये क्वेश्चन है हमारा कौन से सब्जेक्ट से, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड हाइजीन से। ठीक है, तो इस पार्ट से भी हमारा बहुत ज्यादा पोर्शन पूछा जाता है। आप जानते हो कि मैक्सिमम पोर्शन जो है फूड माइक्रोबायोलॉजी और फूड केमिस्ट्री से रहता है। तो इसके अंदर पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। तो मेरे को बताइए कि इनमें से स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन सा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जब भी उनके लिए कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, मतलब कि उनकी ग्रोथ या उनको डिवाइड करना है, या उनके पास न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, हार्श कंडीशन आ रही है, उस केस में क्या करते हैं कि उन लोग के ऊपर एक सिस्ट नाम की एक बहुत कवरिंग आउटर कवरिंग डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर देते हैं उस पीरियड में, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, बॉडी का मतलब सेल का मेटाबॉलिज्म वगैरह कम हो जाता है, जिसके कारण सेल जो है डोरमेंट, एक टेम्पररी डोरमेंट भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक ऐसे स्टेज में चला जाता है जहां पर उसको अनफेवरेबल कंडीशन में वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, बाद में इसके जैसी कंडीशन उसके लिए फेवरेबल हो जाती है, वो स्पोर जो है बस्ट होता है। उस स्पोर के बाद उसका क्या है कि जो पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी उसकी, उसी हिसाब से वो रिप्रोड्यूस करता है, ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में आने पर जब वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो कुछ भी चेंजेस करता है, तो वो चेंजेस होने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सेल का, वो स्पोर होता है। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग ने कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है तो स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग में किया है। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होगा कि जो सबसे ज्यादा
आपने पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने हमारे जब आप कोर्स में जाइएगा तो आपको पता होगा कि एक पर्टिकुलरली हम लोग कैनिंग नाम का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। कैनिंग नाम के टॉपिक में क्या आता है, एक डिफेक्ट आता है, कौन सा, ब्लोइंग बोल के, ठीक है। तो ब्लोइंग का जो डिफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, एनोरोबिक एनोरोबिक स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया। तो एनोरोबिक स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया एक ही स्पीशीज है। मैं बार बार मतलब हमारे कोर्स में जाके आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि कैनिंग क्या होती है, स्टरलाइजेशन क्या होती है। तो उसमें एक एनारोबिक स्पोर फॉर्मर होता है जो जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में स्पोर्स फॉर्म करता है और लो एसिड फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें आप जैसे ये ऑप्शंस को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या एक ही जीनस के माइक्रोजम जो कि स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, वो है क्लोस्ट्रिडियम के, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। द LT एंड HTST मेथड आर यूज्ड फॉर। तो बेसिकली ये बहुत ही डेरी टेक का या हमारे जितने भी करिकुलम है सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो पाश्चराइजेशन का ही सबसे बेस्ट मेथड मतलब LT और HTST किया जाता है। तो LT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LT का फुल फॉर्म होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, और साथ ही होता है एक और पाश्चराइजेशन का मेथड है, उसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, तो इसका मीनिंग क्या और इसका पर्पस क्या और उसका यूज क्या है, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा गया था कि LT और HTST आपके दिमाग में, और आपको इसी चीजें को हमारे कोर्स में और डिटेल होंगे। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंसेप्ट होगा, उसको भी कवर अप करा दिया जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ आपको वो सब चीज को रिसाइट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये सब चीजें हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल मिलेंगी। तो जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए हमारे एप्लीकेशन को, और मैंने आपको जो व्हाट्सअप नंबर बताया था उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पाश्चराइजेशन के मेथड्स। तो पर्टिकुलरली देखा जाए तो जो LT पाश्चराइजेशन है उसका दूसरा नाम होता है हमारा बैच पाश्चराइजेशन, ठीक है। बैच पाश्चराइजेशन बोलते हैं उसको। और जो HTST पाश्चराइजेशन होता है वो होता है हमारा कंटिन्यूअस पाश्चराइजेशन। अब कंटिन्यूअस पाश्चराइजेशन और बैच पाश्चराइजेशन में अब इसका टेम्परेचर कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। तो करेक्ट करेक्ट टेम्परेचर कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू FSSI है कि हीटिंग each and every particle of milk to, अब LT का कॉम्बिनेशन होता है हमारा 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। और एच टी एस टी का कॉम्बिनेशन होता है हमारा मिनिमम 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड, ठीक है। तो ये FSSI के हिसाब से स्टैंडर्ड है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडस्ट्री के अंदर इससे ज्यादा स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो उसका रीजन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पाश्चराइजेशन की एफिशिएंसी हम लोग चेक करते हैं, तो वो चेक करते हैं हम लोग क्या कि इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम विच इज नोन एज अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस मतलब क्या होता है कि बेसिकली देखा जाए तो अल्कलाइन फॉस्फेटेस ऐसा एंजाइम है जिसका टेम्परेचर ऑफ इनएक्टिवेशन मोर देन क्रीम लाइन रिडक्शन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और कॉक्सिला बर्निटी के इनएक्टिवेशन के अबव है, ठीक है। तो आप जैसे कि जानते हो, ठीक है। तो इनएक्टिवेशन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेस का रीजन मैं आपको यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ब्लैंक स्लाइड हम लोग लाते हैं यहाँ पर, स्लाइड स्क्रीन, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हो कि मैंने बोला जैसे कि पाश्चराइजेशन, ठीक है। पाश्चराइजेशन का जो टेम्परेचर जो होता है ना, वो क्या होता है, किसके ऊपर बेस्ड होता है, एफिशिएंसी ऑफ पाश्चराइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन efficiency of pasteurization is calculated using the inactivation of alkaline phosphatase एंजाइम, ठीक है। तो बेसिकली इसका रीजन क्या होता है कि आप एक चीज याद रखना कभी भी कि जो पाश्चराइजेशन करने का रीजन क्या है, मतलब कि बेसिक जो बहुत अच्छा रीजन क्या है, रीजन क्या होता है कि टू किल ऑल द
पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टू किल द ऑल द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पर्टिकुलरली मिल्क के अंदर जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और होता है हमारा कॉक्सिला बर्नेटी, ठीक है। तो पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं तो ये इससे होता है हमारा टीबी जैसे खतरनाक डेंजरस बीमारी किसी भी ह्यूमन बीइंग को, और कॉक्सिला बर्नेटी से होता है क्यू फीवर नाम का बहुत ही खतरनाक बीमारी ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये जो दोनों जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो पैथोजेनिक है, ठीक है। तो इन दोनों का इनएक्टिवेशन टेम्परेचर, यानी कि आप जैसे जानते हो कि डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू कुछ कुछ ना कुछ है, ठीक है। इसका थोड़ा कम है और इसका थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हमारा जो अल्कलाइन फॉस्फेटेस का है ना, अल्कलाइन फॉस्फेटेस एंजाइम जो है उसका किल होने का मतलब उसका इनएक्टिवेट होने का जो टेम्परेचर है वो है हमारा 72 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग HTST के केस में, और LTLT के केस में 62.8 डिग्री सेल्सियस LTLT के केस में, और ये हमारा कम होता है क्रीम लाइन रिडक्शन टेम्परेचर से, ठीक है, क्रीम लाइन रिडक्शन टेम्परेचर से, ठीक है। तो ये कैसा होता है? ये होता है हमारा 78 डिग्री सेल्सियस और ये होता है हमारा 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो मतलब कि आपको समझ आ गया है कि हम लोग क्या है कि आप इंश्योर कैसे कर रहे हो कि कोई भी पाश्चराइजेशन का प्रोसेस किए हैं हम लोग कोई भी मिल्क के ऊपर, तो कैसा एफिशिएंट हुआ है नहीं वो कैसे पता करते हैं? तो अल्कलाइन फॉस्फेटेस अगर किल हुआ है मतलब इनएक्टिवेट हुआ है, सॉरी, उस एंजाइम का इनएक्टिवेशन हुआ है, तो उसकी ये कंफर्म करता है कि कॉक्सिली बर्निटी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का किल हो चुके हैं, ठीक है, उस मिल्क के अंदर। तो अल्कलाइन फॉस्फेटेस एक केमिकल टेस्ट भी होती है जिसके अंदर हम लोग 10 मिनट के लिए या तो उसका येलो कलर मतलब उसके टेस्ट यूज करते हैं, पी नाइट्रोफिनॉल बोल के एक हमारा बफर रहता है, वो 10th के बफर के ऊपर उसके साथ उसकी प्रोसेस की जाती है, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग केमिकल एनालिसिस के बारे में पढ़े हमारे कोर्स के अंदर, वो चीज देख लीजिए। फिर ये दोनों माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो गए तो हमको पता चल जाता है। और एक इसके साथ मैंने एक और चीज बताई है कि कॉक्सिला बर्निटी का 5 लॉग रिडक्शन हुआ है, अगर 5 लॉग रिडक्शन, तो हमारा पाश्चराइजेशन प्रोसेस एफिशिएंट है, ठीक है। मतलब मैंने आपको पाश्चराइजेशन से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। तो यही खासियत है हमारे कोर्स की, ठीक है। इसी कोर्स में आपको ऐसी चीजें क्वेश्चन के साथ में हम आपको कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं जिसके कारण आपकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ सर्टेन नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड, तो मेरे को बताइए ऐसा इसमें पूछा गया है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ सर्टेन नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्वेश्चन है हमारा थर्मोबैक्टीरियोलॉजी का, ठीक है, थर्मोबैक्टीरियोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थर्मोबैक्टीरियोलॉजी का क्वेश्चन है। तो थर्मोबैक्टीरियोलॉजी क्या है कि ड्यूरिंग मतलब कोई भी फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ड्यूरिंग स्टोरेज, हीटिंग, कूलिंग के समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर कैसे होता है, तो उसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं थर्मोबैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो उसके अंदर का ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होता है थर्मल डेथ टाइम, ठीक है, TDT बोलते हैं उसको, इसका फुल फॉर्म है थर्मल डेथ टाइम। तो इस वक्त हम लोग क्या पता करते हैं कि बेसिकली देखा जाए तो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हीट या टेम्परेचर चेंजेस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनका नंबर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको थर्मल डेथ टाइम बोलते हैं, और थर्मल डेथ टाइम का ही दूसरा नाम होता है हमारा डी वैल्यू, ठीक है। मतलब कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिडक्शन, मतलब कि 90% रिडक्शन के लिए होता है, 90% फील करने के लिए जितना कुछ टाइम लगता है हमको उसको डी वैल्यू बोलते हैं। ये थर्मल रेजिस्टेंस टाइम, और फिर होता है हमारा थर्मल डेथ टाइम जो कि होता है एफ वैल्यू, ठीक है। ये डी वैल्यू नहीं, उसको एफ वैल्यू बोलते हैं। ये 90% रिडक्शन के लिए डी वैल्यू और इसको बोलते हैं एफ वैल्यू, ठीक है। बेसिकली ये हमारा थर्मोबैक्टीरियोलॉजी का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हमारे आगे टॉपिक के ऊपर। आपको थर्मोबैक्टीरियोलॉजी के ऊपर अच्छे से पढ़ना है, फूड एनालिस्ट के एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अलग अलग माइक्रोऑर्गेनिज्म का थर्मल डेथ टाइम अलग अलग होता है, आप देखिएगा हमारे हमारे फूड माइक्रोबायोलॉजी और हाइजीन के अंदर हमने इसको बहुत अच्छे से कवर अप किया है, ठीक है। फिर आते हैं अलग एक और क्वेश्चन आ गया, डी वैल्यू गिव अस द डैश टाइम, तो क्या है? डेसिमल रिडक्शन टाइम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे कोर्स को परचेस कीजिए और आपको ये सब कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कवर अप किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? डेसिमल रिडक्शन टाइम, DRT। तो ये कैसा होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता चाहता हूँ कि सेमी लॉग स्केल के ऊपर हम लोग थर्मल डेसिमल रिडक्शन टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें एक्स एक्सिस में हम लोग लेते हैं टाइम को, ठीक है, और वाई एक्सिस में लेते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और साथ ही लॉग नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लॉग वैल्यू।
तो यहाँ पास माइक्रोऑर्गेनिज्म 10 है, 100 है, 1000 है, ये है 10,000 है, 1,00,000 है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लॉग स्केल में हम लोग जब स्केल निकालेंगे, ठीक है, जब हम लोग उसको स्केल में लाएंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो हम लोग को क्या करते हैं कि जब हमको 1000 से लेकर 100 तक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, 1000 मतलब कोई भी मीडियम के अंदर 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कोई भी फूड के अंदर, उसको हम लोग हीटिंग दे रहे हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे, फॉर एग्जांपल ब्लांचिंग की प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसको 1000 से 100 में आने के लिए जो कुछ भी टाइम लगेगा, मतलब 1000 से 100 में आने के लिए जो कुछ भी टाइम लगेगा उसको डी वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। वही उसी का दूसरा नाम होता है डेसिमल रिडक्शन टाइम, ठीक है। आपको समझ आ गया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द डैश वैल्यू रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर नीडेड फॉर द थर्मल डिस्ट्रक्शन कर्व टू ट्रांसवर्स वन लॉग साइकिल, टेम्परेचर इज इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलो बताइए क्या कौन सी वैल्यू है। तो मैंने पहले बताया 3 तरह की वैल्यू होती है, डी, जेड, एफ। तो यहाँ पर इसका आंसर है जेड वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली जेड वैल्यू का रीजन क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें डी वैल्यू और टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पर वाई एक्सिस पे लेते हैं डी वैल्यू, और यहाँ पर लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के साथ में। मतलब कि वन लॉग साइकिल कंप्लीट करवाने के लिए हमको कितना टेम्परेचर चेंज करवाना पड़ेगा। मतलब मान लो कि कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसा होता है कि 1000 से 100 तक लाने के लिए कितना टेम्परेचर चेंज करना होगा, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज करना होगा। तो यही हो गया हमारी जेड वैल्यू। मतलब इसको क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि टेम्परेचर चेंज को कितना अच्छे से ये लोग अफेक्ट कर रहे हैं, वही हमारा क्या है, जेड वैल्यू, ठीक है। समझ आ गया आपको। हमने कॉन्सेप्ट भी आपको ऐसे से क्लियर करते जा रहा हूँ। बाकी तो ये सब चीजें तो हमारे कोर्स के अंदर बहुत ही डिटेल में और बहुत ही कंसाइज वे में, मतलब कि मैं जान रहा हूँ कि फूड एनालिस्ट थोड़े एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, उनके पास टाइम की कमी होती है, लेकिन कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हम लोग ने कवर अप की है, ठीक है। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। द डैश वैल्यू गिव अस द इक्विवेलेंट टाइम एट 121.1 डिग्री सेल्सियस फॉर ऑल हीट कंसिडर्ड। तो क्या है उसको बोलते हैं हम लोग एफ वैल्यू। तो बेसिकली 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको बोल सकते हैं, पर्टिकुलरली एफ नेट वैल्यू भी बोलते हैं, क्योंकि एफ नॉट वैल्यू का मीनिंग होता है कि एफ वैल्यू मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फूड के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला प्रेजेंट है तो उसकी डी वैल्यू अगर 10 डिग्री सेल्सियस है और उसको हम लोग हीटिंग दे रहे हैं 121.1 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको मिल रहा है क्या, एफ नॉट वैल्यू, ठीक है। पर्टिकुलरली जब आप रिटॉर्ट प्रोसेसेस में जाओगे, रिटॉर्ट प्रोसेसिंग जब आप पढ़ोगे या देखोगे इंडस्ट्री के अंदर, आप जैसे जानते होगे रिटॉर्ट प्रोसेसिंग या इन बॉटल स्टरलाइजेशन, जो कि हमारे कोका कोला के कैंस को वगैरह करते हैं, जिसके अंदर हम लोग कमर्शियल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो इन बॉटल स्टरलाइजेशन ये सब कंसेप्ट के अंदर इफ नॉट वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू क्या है कि ऐसी वैल्यू है जो टाइम में कैलकुलेट की जाती है कि इस टाइम पे कितना कितना मतलब कितना हीट, इस टेम्परेचर पे हम लोग कितने टाइम तक हीट करेंगे, मतलब टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन चूज करने के लिए वैल्यू यूज की जाती है, जिसका हम लोग ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिस्कस किया है, ठीक है। एक मैथमेटिकल उसका फॉर्मूला भी है, उसको हम लोग ने हमारे कोर्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसको आप देखिए, ठीक है, बहुत ही चीजें डिटेल्ड वे में कवर अप की गई है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजेस द हीट रेजिस्टेंट इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। तो हम लोग ये कैल्शियम क्लोराइड को ना, इसका एक एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, 0.02% CaCl2 हम लोग किसमें डालते पता है, चीज मेकिंग के समय, ठीक है। चीज मेकिंग के समय हम लोग इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू प्रिवेंट द मिल्क टू प्रोवाइड मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस टू प्रोवाइड अ गुड रेनेट कोagulation, which will give us the low रेनेट कोagulation टाइम। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि हीट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। हीट रेजिस्टेंस मतलब कि अगर कैल्शियम क्लोराइड उस मीडियम के अंदर है तो कैल्शियम एज अ बहुत ज्यादा उनके लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट भी ला सकता है बैक्टीरियाज के लिए, ठीक है। मतलब कि हीट रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, ठीक है, माइक्रोब्स का। फिर बढ़ते हैं हम लोग, द मिनिमम ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो आर कॉल्ड एज डैश टेम्परेचर। तो इसका क्या आंसर है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्या होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी माइक्रो, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ मीजोफाइल्स को, ठीक है। तो मीजोफाइल्स का मिनिमम टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका 40 डिग्री सेल्सियस, और उसका ये मिनिमम है, ये इसका मैक्सिमम है, ठीक है। और एक और होता है हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसके ऊपर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो लोग, ठीक है। ये होता है हमारा ऑप्टिमल।
ठीक है, मतलब कि कम से कम इस टेम्परेचर के ऊपर हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो होगा या इस टेम्परेचर पे, लेकिन इस टेम्परेचर के नीचे ही ग्रो होगा, ना तो इसके आगे ग्रो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो इन 3 टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल टेम्परेचर्स। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। समझ आ गया आपको? बढ़ते आगे। डैश कैन बी फ्रिक्वेंटली फाउंड इन ह्यूमन एंड एनिमल्स बिकॉज ऑफ देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो बताइए क्या है? उसका आंसर है मीजोफाइल्स। मैंने जानबूझ के दिया था क्योंकि मेरे को पता था अगला क्वेश्चन यही आने वाला है। ठीक है, मतलब क्या आपका एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, द रिएक्शन रेट डबल्स विथ एवरी डैश राइज इन द टेम्परेचर। तो मेरे को बताइए ये कौन सा कंसेप्ट? तो ये है हमारा Q10 वैल्यू। Q10 वैल्यू मतलब क्या होती है? रिएक्शन कोफिशियंट। रिएक्शन कोफिशिएंट, तो इसका आंसर है पर 10 डिग्री केल्विन के ऊपर। ठीक है, इसके लिए भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको समझ आएगा। स्पॉइलेज डिटेक्शन वगैरह के लिए केमिकल डिटोरेशन के समय वाला कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे हमारे लेक्चर्स में। ठीक है, तो बैक्टीरिया दैट आर एबल टू सर्वाइव पाश्चराइजेशन टेम्परेचर आर कॉल्ड। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पास ना एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पास हैशटैग कंसेप्ट लिखते हैं अभी। ठीक है, तो बेसिकली मैं, जब आप डेयरी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे ना, तो आपको 4 तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक होते हैं साइक्रोक्रॉप्स। ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे, ठीक है, मेनली रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स होते हैं, वो होते हैं हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्रो मतलब, ठीक है, ग्रो ग्रो करते हैं, अभी देखना। और ये आते हैं हमारे, इसके बाद आते हैं थर्मोड्यूरिक, उसके बाद आते हैं थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक ये जो होते हैं हमारे, ये मैंने पहले बताया, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एबल टू ग्रो होते हैं अबव 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ग्रो कर पाते हैं। लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं पाश्चराइजेशन टेम्परेचर को। ठीक है, पाश्चराइजेशन टेम्परेचर को सर्वाइव करते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोकोकस स्पीशीज है, माइक्रोकोकस ल्यूटियस है, माइक्रोकोकस की बहुत सारी स्पीशीज होती है जो कि थर्मोड्यूरिक होती है। बैसिलस स्पीशीज भी कुछ कुछ होती है जो कि थर्मोड्यूरिक होते हैं। ठीक है, तो ये सर्वाइव कर पाते हैं पाश्चराइजेशन टेम्परेचर को। लेकिन थर्मोफिलिक क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं किस पे? पाश्चराइजेशन टेम्परेचर पे। ठीक है, समझ गए आपको? मतलब कंसेप्ट समझ आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? थर्मोड्यूरिक। ठीक है, मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया, मतलब कि आपको क्वेश्चन के साथ भी कंसेप्ट रिवाइज होते जा रहे हैं। मतलब कि आपको यहाँ पर कोई ज्यादा दिमाग को जोर नहीं डालना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मतलब कि आपको रिवाइज होते जा रहा है। आप कोर्स में तो लेक्चर कर ही रहे हो, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय भी आपका बहुत ज्यादा रिविजन होते जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। एट लोअर टेम्परेचर व्हाट अडेप्टेशन डू माइक्रोब एग्जिबिट टू मेंटेन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो क्या करते हैं लो टेम्परेचर पे माइक्रोऑर्गेनिज्म? तो बेसिकली वो करते हैं होम्यो विस्कस मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये माइक्रोबायोलॉजी का ऑस्मो रेगुलेशन का एक टॉपिक है। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन का ही टॉपिक है ये। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर थर्मोफाइल्स? तो थर्मोफाइल्स की रेंज है 55 टू 75 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं वो लोग। ठीक है, फिर आता है साइक्रोट्रोप्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश साइक्रोफाइल्स। तो क्या है ना, अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है। ठीक है, एक आता है साइक्रो, ठीक है, यहाँ पी रह गया है। ठीक है, साइक्रोट्रॉप्स, और एक आता है साइक्रोफाइल्स। तो क्या होता है साइक्रो, क्या होता है साइक्रोफाइल्स? मतलब कोल्ड लविंग, मतलब जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पे 7 डिग्री सेल्सियस, जैसे 7 टू 4 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जो 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी, आसपास भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, ये ज्यादा नीचे वाले। ठीक है, तो क्या होगा इसका? तो ये होगा फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स। मतलब कि अगर टेम्परेचर कम भी हो गया तो साइक्रोट्रॉप थोड़ा बहुत ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जब टॉपिक हम पढ़ते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी का, तब ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आएगा। ठीक है, पढ़ते आगे। इन द सेल सिस्टम थायोसाइनेट इज कन्वर्टेड टू हाइपोथाइनोसाइनेट विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम। तो इसका ये, इसमें कौन सा कंसेप्ट है पता है? इसका एक और नाम बोलते हैं इसको। ठीक है, डेयरी डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर इसको एक और नाम दिया गया है, उसका नाम है कोल्ड पाश्चराइजेशन। ठीक है, कोल्ड पाश्चराइजेशन। और इसका एक और नाम भी है, ठीक है, एलपी सिस्टम। ठीक है,
पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो आप बताइए, आपने गेस कर ही लिया होगा, तो इसका होता है लैक्टोपेरोक्सीडेज एंजाइम की वजह से। तो इसका पूरा नाम क्या है पता है? तो इसका पूरा नाम लिखता हूँ, ठीक है। लैक्टोपेरोक्सीडेज, लैक्टोपेरोक्सीडेज थायोसाइनेट सिस्टम। तो ये क्या होता है कि क्या होता है कि ये पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम साइनाइड, साइनाइड नहीं, साइनेट के प्रेजेंस में क्या होता है कि इसके अंदर जो लैक्टोपेरोक्सीडेज एंजाइम है, लैक्टोपेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करता है कि कुछ सेकेंडरी कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ठीक है, अलग अलग, जो कि बैक्टीरियसिडल होते हैं, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल नहीं बोल सकते, बैक्टीरियसिडल होते हैं। वो क्या करते हैं कि रॉ मिल्क के अंदर कुछ समय तक ना लैक्टोपेरोक्सीडेज अपना थायोसाइनेट के प्रेजेंस के अंदर बहुत सारे सेकेंडरी टर्शियरी थायोसाइनेट के कंपाउंड बनाते जाता है, ठीक है, एससीएन, ठीक है, एससीएन के बहुत सारे ऑक्सीडेज ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, एससीएन 3 मतलब एससीएन 4 तक बनाता है, जो कि बैक्टीरियसिडल होते हैं और बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रो हो नहीं पाते हमारे रॉ मिल्क के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं एलपी सिस्टम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जहां से आपको क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये एफएसएसआई के द्वारा परमिटेड नहीं है, लेकिन ये एक कंसेप्ट समझना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर बढ़ते साइटोलाइसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द डैश इन द बैक्टीरिया एंड फंगी। तो कौन है? दो सेल वॉल का प्राइमरी फंक्शन होता है साइटोलाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईआरएच? तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये हमारा क्या बोल सकते हैं, साइकोमेट्री के अंदर आता है। तो साइकोमेट्री के अंदर आता है, इसका फुल फॉर्म होता है इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो इसका आंसर क्लियर है। और इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या होता है वेपर प्रेशर, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाद में आते हैं द डैश कंपोनेंट ऑफ द वाटर पोटेंशियल इज कंसर्न्ड विद द इंटरेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद सरफेस। इसका भी बहुत अच्छा आंसर है, वो है मैट्रिक, ठीक है। ये हमारा जब हम लोग फूड केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब हम वाटर के अंदर ये वाली चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेरिमेशिया परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन विद द हेल्प ऑफ। तो ऑस्मो रेगुलेशन पैरामेशिया या पैरामोशियम कह लो, तो किसकी वजह से करते हैं? वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की वजह से अपने बॉडी के मतलब उनका जो सेल का बॉडी है उसके अंदर का जो भी ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। फिर आता है माइक्रोब्स दैट आर एबल टू ग्रो ऑन ड्राई फूड्स आर कॉल्ड एज जीरो टॉलरेंट, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे चीजें क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट भी होते हैं, ठीक है। आफ्टर रिगर मोर्टिस sets in after death of an animal usually 1% dash is converted to lactic acid। तो बेसिकली आप रिगर मोर्टिस कौन सा मैकेनिज्म है, ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा बताऊं ना, रिगर मोर्टिस क्या है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। रिगर मोर्टिस मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ मसल इनटू मीट, ठीक है। मतलब क्या है कि जब भी कोई भी माइक्रो मतलब कोई भी हम लोग एनिमल को किल करते हैं फॉर कंजम्पशन, तो किल करने के बाद ना उसकी मसल्स जो होती है ना, रिगर मोर्टिस मतलब रिगर मोर्टिस क्या है, किल करने के बाद उसकी मसल्स के अंदर ऐसी ऐसी फिजिको केमिकल चेंजेस होते हैं मसल के अंदर, जिसके कारण हमारा मसल है वो मीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब जैसे ब्लड निकल जाता है, फिर मसल्स के कुछ कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग, फिर पोस्ट रिगर होता है, प्री रिगर होता है, रिगर मोर्टिस होता है, तो क्या होता है कि वो हार्ड हो जाता है। बाद में हमारा ग्लाइकोजन का क्या होता है, वो सब चीजें, ठीक है। तो मैंने आंसर भी आपको बोल दिया, 1% ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा ग्लाइकोजन क्या है कि एनर्जी स्टोरिंग मटेरियल है फॉर एनिमल्स, ठीक है, जो कि स्टार्च होता है हमारे किसके केस में, प्लांट्स के केस में, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द प्राइमरी टारगेट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इज, प्राइमरी टारगेट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन से, तो ये सीधा सीधा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आप जानते हो कि कार्सिनोजेनिक भी होती है कई आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे यूवी हो गई, ये सब तो जेनेटिक मटेरियल को ही अफेक्ट करती है, इजी था ये। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्लाइंग हाई डोज इरिडेशन टू स्टरलाइज टू फूड इज, तो उसका आंसर है रेडा एपर्टाइजेशन। तो इसका कंसेप्ट भी हम लोग फूड इरिडेशन के अंदर कवर कर चुके हैं, और आपके यहाँ पास आपके लिए एक टास्क है कि आपको यहाँ पास इनकी किलोग्राम में वैल्यू लिखनी है, ठीक है, कि किस रेंज में हम लोग करते हैं ये तीनों प्रोसेस, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग आगे। What is the uniformity of dose distribution when d max is equal to 50 and minimum is equal to 50? तो यूनिफॉर्मिटी हम लोग कैसे निकालते हैं डोज की, तो वो होती है हमारी डी मैक्स अपॉन डी मिनिमम।
ठीक है। तो ये जो हमारा फैक्टर है ना, ये किसके लिए यूटिलाइज यूज किया जाता है, तो ये हम लोग पता करते हैं कि जो डोज दे रहे हैं हम लोग, उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे फूड कितना यूनिफॉर्मली रिएक्ट कर रहा है। तो पर्टिकुलरली ये जो वैल्यू होनी है वो 1 के क्लोज होनी चाहिए, नहीं तो हमारा क्या है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखा रहा है। तो इसका आंसर तो 5 है वैसे, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग फूड इरेडिएशन में पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। टोरुल स्पोरा डेलब्रुकी इज ए स्पीशीज ऑफ, तो आपको पता होगा जैसे जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे होगे तो टोरुला स्पोरा मतलब क्या होता है, ईस्ट। सीधी सीधी बात है। ठीक है, तो हमारा आंसर है ईस्ट। ठीक है, तो हमारा हो गया ये वाला 25th क्वेश्चन। तो थैंक यू। बेसिकली हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन को डिटेल वे में देखा, शुरू के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जहां जहां मेरे को लगा कि कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहिए, वहां मैंने हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है कि अभी फूड एनालिस्ट और जूनियर एनालिस्ट की एग्जामिनेशन आने ही वाली कुछ दिनों में। ठीक है, इसके हर साल एग्जाम होती है, तो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन की लिंक को आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, हमारे ऐप को, जो कि है हमारा फूड टेक ऑनलाइन का। ठीक है, फूड टेक ऑनलाइन। तो फूड टेक ऑनलाइन में जाके आप हमारा फूड एनालिस्ट के लिए कोर्स परचेस कीजिए। उसके अंदर आपको डिटेल्ड वे में हर एक चीज़ बताइए, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया और भी है वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।